नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं। यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुम्। श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान्। येन चिन्तामणौ टीकादशटीका विभञ्जिनी तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा। तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। आज पुनः हम लोग एक बार वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल पर उपस्थित हुए हैं। जैसा कि आज सूर्य ग्रहण था, तो सूर्य ग्रहण की अब समाप्ति हो गई है, मोक्ष हो गया है, इसलिए आज पाठ चलेगा ही चलेगा। कल हम लोगों ने अनुमान प्रमाण के विषय में चर्चा किया था। आज हम लोग उपमान प्रमाण के विषय में चर्चा करेंगे। वेदांतियों के यहाँ 6 प्रमाण हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। तत्त आचार्यों के यहाँ भिन्न भिन्न प्रमाण हैं। उसका विवेचन करना यहाँ उतना उचित नहीं लग रहा। आप देख सकते हैं कि किनके यहाँ कितने प्रमाण हैं, कौन कौन प्रमाण है इत्यादि। तो आज हम लोग उपमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। यह तीसरे नंबर का प्रमाण है। उपमान यह प्रमाण है और उपमिति जो है यह प्रमा है। यानी अनेन सदृशी मदीया गौ यथा गौ तथा गवयः। तो गवय जो है यह उपमान है और अनेन सदृशी मदीया गौ जो है यह उपमिति। उपमिति ऐसी प्रमा है जिसका सादृश्य विषय होता है, इसीलिए सादृश्य प्रमा करणम उपमानम ऐसा कहेंगे ग्रंथकार। यानी सादृश्य प्रमाकरणम का तात्पर्य यही है। सादृश्य प्रमा सादृश्य विषयक प्रमाकरणम ऐसा अर्थ करेंगे। यानी सादृश्य है विषय जिसका, ऐसी जो प्रमा, उस प्रमा का जो करण है उसको बोलते हैं उपमिति, उपमान प्रमाण। यानी उपमिति कैसी है, तो इसका विषय सादृश्य है। सादृश्य तो उसी को कहेंगे ग्रंथकार अभी अथोपमानम निरूप्यते, ग्रंथकारेण उपमानम निरूप्यते, तत्र उपमानम इत्यत्र सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम। सादृश्य प्रमा, सादृश्य तो कोई प्रमा है नहीं, यानी इसका यही अर्थ है सादृश्य विषयक जो प्रमा, ऐसी प्रमा जिसका विषय सादृश्य हो। तो सादृश्य विषयक जो प्रमा यानी उपमिति प्रमा, उस उपमिति प्रमा का जो करण है, साधन है, उसको हम बोलेंगे उपमान। उपमीयते येन तद उपमानम। उपमिति का अर्थ यदि शब्दशः करे तो उप समीपे मिति, अर्थात सादृश्य, सादृश्य से समीपे, मिति ज्ञानम, ऐसा अर्थ कर सकते हैं। तो नैयायिकों के यहाँ उपमान और उपमिति इनमें वाच्यवाचक संबंध होता है। यानी उपमान को यह
नैयायिक वाचक मानते हैं और उपमिति जो प्रमा है वह वाच्य है। यानी यूँ कहे उनके यहाँ गवय, अभी उदाहरण देंगे, गवय जो है, जो गाय के सदृश है, यह उपमान है, और अनेन सदृशी मदीया गौह जो है यह उपमिति है, यानी वह वाच्य है। नैयायिकों के यहाँ उपमान और उपमेय में वाच्यवाचक संबंध होता है। अब ग्रंथकार इस उपमान प्रमाण को स्पष्ट करते हुए कह रहे हैं दृष्टांत के माध्यम से, तथा ही पद के द्वारा, तथा ही नगरेषु दृष्टगोपिण्डस्य पुरुषस्य वनंगतस्य गवयेन्द्रिय सन्निकर्षे सति भवति प्रतीतिः अनेन सदृशी मदीया गौः इति। यानी नगरेषु दृष्टगोपिण्डस्य, दृष्टः गोपिण्डः येन सः दृष्टगोपिण्डः तस्य दृष्टगोपिण्डस्य पुरुषस्य, मतलब जिसने नगर में गोपिंड को देखा वह व्यक्ति यदि कालांतर में वन को गया और वहाँ गवय नामक जो पशु विशेष है उसके साथ उसका इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ तो उसको भवति प्रतीति, गवयेन्द्रिय सति, गवयेन्द्रिय सन्निकर्षे सति भवति प्रतीति, प्रतीति होती। कैसी प्रतीति? तो अनेन सदृशी मदीया गौ, इसके सदृश मेरी गैया है, यही उसको प्रतीति होती है। अयम पिंडः प्रतीति होगी, उसके बाद अयम पिंडः गो सदृशः, यह उपमान होगा। यह पिंड जो है जिसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष है यह गो सदृश है। तदनंतरम भवति निश्चयः, निश्चय होता है वही अनेन सदृशी मदीया गौः इति, उसी को ग्रंथकार यहाँ अपने भाषा में कह रहे हैं। तथा ही नगरेषु दृष्टगोपिण्डस्य पुरुषस्य वनंगतस्य गवयेन्द्रिय सन्निकर्षे सति भवति प्रतीतिः अयम पिंडो गो सदृशः, यह पिंड जो है जिसके साथ हमारा सन्निकर्ष है इंद्रिय का वह गो सदृश है। तदनंतरम भवति निश्चयः, उसके बाद निश्चय होता है कि अनेन सदृशी मदीया गौः, इसके सदृश मेरी गैया है। तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम, अब गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम फलम, यानी उपमिति। अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, यानी अन्वय व्यतिरेकाभ्याम का मतलब यही है, यत्र गवयेन्द्रिय सन्निकर्षः तत्र अयम पिंडः गो सदृशः, जहाँ गवयेन्द्रिय के साथ, गवय के साथ जब इंद्रिय सन्निकर्ष होगा तब अयम पिंडः गो सदृशः, यह अन्वय। अयत्र नास्ति गवयेन्द्रिय सन्निकर्षः तत्र अयम पिंडः गो सदृशः नास्ति, यही व्यतिरेक। तदभावे तदभाव, अन्वय में तत्सत्वे तत्सत्ता। तो अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, हाँ, तत्र अन्वय व्यतिरेकाभ्याम गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञानम करणम, गवय जिसके साथ इंद्रिय सन्निकर्ष हो रहा है वन में, उसके उस गवय में रहने वाला जो गो सादृश्य, यह गाय जैसी है, यानी अयम पिंडः गो सदृशः। तो गवय में रहने वाला जो गो सादृश्य ज्ञान, वह गो सादृश्य ज्ञान करण है, साधन है, उपमान है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि गवय उस समय सुनने में कुछ अटपटा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन गवय को आप मानिए उपमान, और अनेन सदृशी मदीया गौः जो है यह उपमिति, यानी प्रमा, फल, इसको हम बोलेंगे। तो गवय निष्ठ जो गो सादृश्य ज्ञान है इसको हम बोलते हैं कर्ण, और गोनिष्ठ जो गवय सादृश्य ज्ञान है, यानी अयम पिंडः गो सदृशः, यह गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान हुआ। अनेन सदृशी मदीया गौः, या अब उपमिति, फल। तो गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान जो हुआ वो कर्ण है, अब गोनिष्ठ जो गवय सादृश्य ज्ञान है यह फल है, यानी प्रमिति है, उपमान है। इस
अब कुछ आप सांख्य कारिका से परिचित होंगे ही, उस पर आचार्य वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी नामक टीका लिखा। उस सांख्य तत्व कौमुदी की जो 5वीं कारिका है, प्रतिविषयाध्योषायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानमाख्यातम तल्लिंग लिंग पूर्वकम आप्तश्रुतिराप्त वचनम, उसमें उसका जब स्वरूप का प्रमाण सामान्य की चर्चा करते हैं, प्रमाण विशेष की चर्चा करते हैं, चर्चा करते करते जो उनको इष्ट नहीं है प्रमाण, जो प्रमाण उनको इष्ट नहीं, क्योंकि उनको तो 3 ही प्रमाण इष्ट हैं, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान, जो इष्ट नहीं उसका अंतर्भाव करते हैं। इस प्रकार उपमान का भी वो अंतर्भाव करते हैं, उनके यहाँ प्रत्यक्ष अनुमान और आगम। अब थोड़ा सा चर्चा कर ही लिया जाए कौन कितना प्रमाण मानता है। प्रत्यक्ष में एकम प्रमाणम चर्वाका है, चर्वाक के यहाँ प्रत्यक्ष, अनुमानम अपि वैशेषिका है, यानी प्रत्यक्ष और अनुमान यह वैशेषिक के यहाँ, आगमेन सह, आगम के साथ यानी प्रत्यक्ष अनुमान आगम के साथ 3 प्रमाण सांख्याचार्यों के यहाँ, और योग के यहाँ भी वही है, और 4 प्रमाण एक ऐड कर देंगे उपमान, उसको लेकर के नैयायिक हो जाएंगे। उपमानेन सह चत्वारिति नैयायिका, अर्थापत्या सह, अर्थापत्ति को लेंगे तो ये अर्थाई 5 हो जाएंगे, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान और प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम और अर्थापत्ति, अर्थापत्ति भी अर्थापत्ति, हाँ, तो इसको लेकर के, हाँ, आगम भी है, प्रत्यक्ष अनुमान उपमान आगम अर्थापत्ति लेकर के प्रभाकर हो गए। और क्योंकि वो अनुपलब्धि को प्रमाण नहीं मानते, विशेष रूप से प्रभाकर, और अनुपलब्ध्या सह षड, अनुपलब्धि को लेकर के 6 प्रमाण जो हैं ये कुमारिल भट्ट भी मानते हैं और वेदांती लोग भी मानते हैं। और यह 6 इनको लेकर के संभव और ऐतिह्य के साथ ये 8 प्रमाण हो जाएंगे, यानी यह पौराणिक मानते हैं, और चेष्टा को भी ले लेंगे तो 9 हो जाएंगे, पूर्वोक्त 8 रहेंगे ही, अलंकारिक मानते हैं, तब तक तीर्थ करो कि यह प्रमाण के विषय में संख्या है। तो जो नहीं मानते हैं वो अंतर्भाव करते हैं, इसीलिए सांख्य कारिकाकार कहते हैं सर्व प्रमाण सिद्धत्वात्, सारे प्रमाणों की सिद्धि इनमें ही हो जाती है। अब यहाँ चर्चा ये चल रही है कि यह जो उपमिति ज्ञान है, इस उपमिति ज्ञान को हम प्रत्यक्ष में अंतर्भाव करेंगे। कहने कि आप इस उपमिति ज्ञान को प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं कर सकते, क्यों कि प्रत्यक्ष प्रमाण में इंद्रिय सन्निकर्ष जो है ये प्रयोजक है, हेतु है, तो इंद्रिय सन्निकर्ष होना चाहिए। जैसा कि आप लोग तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे ही, वहाँ इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहते हैं, ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम कहते हैं। उसके बाद लास्ट में आकर के जहाँ एवं सन्निकर्ष षटक जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम की जब बात करते हैं, वहाँ लास्ट में एक पंक्ति देते हैं, तस्मात् इंद्रियम प्रत्यक्षम, ऐसा। तो प्रत्यक्ष में अंतर्भाव इसका नहीं हो सकता, क्योंकि जिस समय हम अनुमान कर रहे हैं उस समय गोपिंड के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है। तो जब इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं है तो इंद्रिय सन्निकर्ष आपके यहाँ प्रत्यक्ष में प्रयोजक है, इसका प्रत्यक्ष में अंतर्भाव नहीं हो सकता, और अनुमान में भी इसका अंतर्भाव नहीं कर सकते। ये वेदांत का सिद्धांत है। तत्तद आचार्यों ने, आप सांख्य तत्व कौमुदी से परिचित हैं ही, उसमें उन्होंने अंतर्भाव किया है, उपमान को ले जा करके अनुमान में डाल दिया। खैर, वहाँ की प्रक्रिया अलग है, तत्तद आचार्यों का विचार अलग है। जो नहीं मानता है वो तो अंतर्भाव करेगा ही, यदि अंतर्भाव न करे तो सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् रिक्तम बचा हो जाएगा। तो तत्तद आचार्यों के अलग अलग मत है। हम वेदांत का अध्ययन कर रहे हैं इस समय, इसलिए वेदांत की दृष्टि से हम विचार करेंगे। और इस उपमान का अनुमान में भी अंतर्भाव नहीं हो सकता, क्योंकि अनुमान में कोई ना कोई लिंग होना चाहिए, हेतु होना चाहिए। जैसे आप धूम रूप लिंग को देख करके साध्य वहनी का अनुमान करते हैं, तो वहाँ हेतु है धूम, वैसा यहाँ हेतु होना चाहिए, तो वो हेतु नहीं है। कैसे नहीं है, तभी थोड़ी हम लोग चर्चा करेंगे। पहले पंक्ति पढ़ लेते हैं।
न चेदम न च इदम, इदम यानी उपमिति ज्ञानम, यह जो उपमिति ज्ञान है प्रत्यक्षेण न संभवति, प्रत्यक्ष से यह संभव नहीं है उपमिति ज्ञान। तो जब संभव नहीं है तो उसमें अंतर्भाव नहीं हो सकता। क्यों कि गोपिंडस्य तदेन्द्रिया सन्निकर्षात् तदा तस्याम अवस्थायाम, कस्याम अवस्थायाम, यदा गवयेन्द्रिय सन्निकर्षः भवति। जब आप उपमान कर रहे हो, गवय नामक पदार्थ के साथ आपका इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ, उस अवस्था में गोपिंड जो है, आप जो आपके घर में गैया बैठी है, बंधी है, उसके साथ नहीं है, केवल ज्ञान है। अज्ञान को लेकर के तो हम चलते नहीं वेदांती। अभी ज्ञान के विषय में ज्ञानगत प्रत्याशक्ति इत्यादि आप लेंगे तो उसका तो खंडन बढ़िया से कर दिया गया हम लोग के यहाँ कि अनुमानादि उच्छेदापत्ति हो जाएगी। वो बात चली थी, ननु विषमवादि प्रवृत्त्या भ्रांति ज्ञान सिद्धौ अपि तस्य प्रातिभासिक तत्कालोत्पन्न रजतादि विषयत्वेन प्रमाणम देशांतरीय क्लृप्तस्यैव रजतस्य तद विषयत्व संभवात्। और इति चेत न, क्यों वहाँ एक बात और कहे थे कि तदा तस् इंद्रिय सन्निकर्षा भावात्, तो फिर कहे न च ज्ञानगत प्रत्याशक्ति, न च तत्र ज्ञानम प्रत्याशक्ति न, क्यों ज्ञानगत प्रत्याशक्तित्व स्वीकारे ततएव वहन्यादेः प्रत्यक्षत्वापत्तौ अनुमानादि उच्छेदापत्तेः। ऐसी चर्चा हम लोगों ने किया था कि ज्ञानगत प्रत्यक्ष लेकर के आप नहीं कर सकते। तो न चेदम इदम उपमिति ज्ञानम प्रत्यक्षेण न संभवति, इसका प्रत्यक्ष से यह संभव नहीं है उपमिति ज्ञान। तो जब संभव नहीं है तो उसमें अंतर्भाव नहीं होगा। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि जब हम गवय के साथ हमारी इंद्रिय सन्निकर्ष है, उस अवस्था में गोपिंड के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष नहीं, उसी उपकरण न चेदम प्रत्यक्षेण संभवति गोपिंडस्य तदेन्द्रिया सन्निकर्षात् नापि अनुमानेन, अनुमान से भी यह उपमिति ज्ञान संभव नहीं है। क्यों कि गवयनिष्ठ गो सादृश्यस्य अतल्लिंगत्वात्, गवयनिष्ठ जो गो सादृश्य है वह गो सादृश्य अतल्लिंगत्वात्, लिंग नहीं है। यानी गवयनिष्ठ जो गो सादृश्य है वह गो सादृश्य ज्ञान अतल्लिंगत्वात्, लिंग नहीं है। तो जब लिंग नहीं है यानी हेतु नहीं है तो अनुमान कैसा होगा? नहीं होगा। अब कैसे नहीं है लिंग, तो इसकी चर्चा थोड़ी सी करते हैं अर्थ दीपिका के अनुसार। कह रहे हैं दृष्टांते, जैसा कि साध्य हेतु सहचार दर्शनेन व्याप्तिग्रहे सति पक्षे हेतु दर्शनेन साध्य विषयानुमिति उत्पद्यते अनुमानेन। यानी साध्य हेतु सहचार दर्शनेन, यानी जहाँ साध्य और हेतु इन दोनों का सहचार दर्शन हो। जैसे आप महानस में देखें धूम और वाहनी को, तो धूम और वाहनी का व्याप्ति ज्ञान तो आपको हो गया वहाँ। अब पर्वत के समीप में आए, व्याप्ति का स्मरण किए तो अनुमान होता है वेदांत के यहाँ, क्योंकि तृतीय लिंग परामर्श तो हम मानते नहीं। चाहे नैयायी के यहाँ भी व्याप्ति ग्रह तो अपेक्षित है, पहले व्याप्ति होनी चाहिए धूम और वाहनी का। तो कह रहे हैं कि साध्य हेतु हो सहचार दर्शनेन व्याप्ति ग्रहे सति, व्याप्ति ग्रह होने पर पक्षे हेतु दर्शनेन, जब पर्वत में हेतु का दर्शन होता है, यानी यूं कह ले धूम का जब दर्शन होता है उस समय हेतु दर्शनेन साध्य विषयानुमिति उत्पद्यते। साध्य विषया अहन विषया अनुमिति होती है। लेकिन यहाँ पे उपमान स्थल में क्या है? परंचात्र साध्य हेतु हो सहचार्यमेव नास्ति। साध्य और हेतु का, कर्ण और फल का, या कहें फल और कर्ण का कोई सहचार है ही नहीं, व्याप्ति ज्ञान है ही नहीं। तो जब व्याप्ति ज्ञान नहीं हुआ तो कैसे आप अनुमिति करोगे? तो कह रहे कि परंचात्र साध्य हेतु हो साहचर्यमेव नास्ति इति अनुमान अनवकाशः। इस प्रकार अनुमान का यहाँ अवकाश नहीं है, अनुमान नहीं हो सकता।
अब कैसे नहीं है तो उसी को समझा रहे हैं। सादृश्यम ही प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्षा धर्म विशेषा। ये सादृश्य कैसा है? तो सादृश्य जो है प्रतियोगी और अनुयोगी सापेक्ष धर्म विशेष है। ततः गवयनिष्ठ गो सादृश्यम गवये तद गवि नास्ति, गोनिष्ठ गवय सादृश्यम गवि वर्तते तद गवय नास्ति इति साहचर्या भावादेव गवयनिष्ठ गो सादृश्यस्य तल्लिंगत्वाभावात् नानुमान अनवकाशः नानुमान अवकाशः इति भावः। अनुमान का यहाँ अवकाश नहीं है। कैसे? अब इसको कह रहे हैं कि गवयनिष्ठ गो सादृश्यम गवयनिष्ठ जो गो सादृश्य है यानी करण, जैसा कि हम लोगों ने अभी चर्चा किया था कि गवयनिष्ठ गो सादृश्य ज्ञान जो है वो करण है, और गोनिष्ठ जो गवय सादृश्य ज्ञान है यह फल है, उपमिति है। सादृश्य प्रमा, सादृश्य विषयक जो प्रमा जिसको हम बोलेंगे सादृश्य प्रमाकरणम उपमानम, तो सादृश्य कोई प्रमा थोड़े है, सादृश्य विषयक जो प्रमा कौन? उपमिति, क्योंकि उसका विषय सादृश्य होता है। तो यहाँ प्रकृत स्थल में कह रहे हैं कि आप इसको अनुमान में अंतर्भाव नहीं कर सकते। क्यों नहीं अंतर्भाव कर सकते? कि आपको लिंग चाहिए अनुमान करने के लिए, आपको लिंग चाहिए, यहाँ लिंग है नहीं। क्यों नहीं लिंग है? क्योंकि व्याप्ति का ज्ञान ही नहीं हुआ। उसी को समझा रहे हैं कि अनुमान अनवकाशा करके सादृश्यम ही प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्ष धर्म विशेष। सादृश्य कैसा है? प्रतियोगी अनुयोगी सापेक्ष धर्म विशेष है। ततः गवयनिष्ठ गो सादृश्यम गवयनिष्ठ यानी उपमान, जैसा कि मैंने शुरू में कहा गवय जो है इसको आप उपमान समझिए। अनेन सदृशी मदीया गौ जो है यह उपमिति का स्वरूप है। तो गवयनिष्ठ गो सादृश्यम गवय तद गवि नास्ति, वह गवि यानी गो सप्तमी एक वचन, गो में नहीं है। गवयनिष्ठ जो गो सादृश्य यानी उपमान निष्ठ जो गो सादृश्य है वह गवय में है, गवि नास्ति, गवि में नहीं है। क्यों? आगे कह रहे हैं और गोनिष्ठ गवय सादृश्यम गवि वर्तते तद गवय नास्ति, और गोनिष्ठ उपमिति निष्ठ गोनिष्ठ जो गवय सादृश्य है वह गवय नास्ति, गवय में नहीं है। इस प्रकार साहचर्या भावात, साहचर्य बना नहीं तो साहचर्य नहीं बना तो व्याप्ति कैसी? जब व्याप्ति नहीं तो अनुमान कैसा? साहचर्या भावादेव गवयनिष्ठ गो सादृश्यस्य तल्लिंगत्वाभावात, तल्लिंगत्वाभावात अनुमिति लिंगत्वाभावात, अनुमिति का यह लिंग नहीं बनेगा। तो जब अनुमिति का लिंग नहीं बनेगा तो अनुमान अनवकाश हुआ, न अनुमान अवकाश, मतलब हाँ सात तल्लिंगत्वा न अनुमान अवकाश, यहाँ अनुमान नहीं होगा क्योंकि हमें लिंग चाहिए। अनुमान करने के लिए हमें लिंग चाहिए, वो यहाँ बन ही नहीं रहा, व्याप्ति बनी ही नहीं। तो जब व्याप्ति नहीं बनी तो इसका अनुमान में अंतर्भाव नहीं होगा। ऐसा वेदांत सिद्धांत है। खैर तत्व कौमुदीकार वाचस्पति मिश्र ने उसका अंतर्भाव किया। जब आप सांख्य कारिका 5वीं कारिका देखेंगे तो वहाँ प्रक्रिया क्या है उसकी विशेष कभी चर्चा करेंगे, सांख्य कौमुदी की जब हम लोग चर्चा करेंगे तब। अब फिर यहाँ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, एक हम बना दे रहे हैं अनुमान का स्वरूप ऐसा, अनुमान में करिए। यानी यहाँ यूँ कह ले पूर्व पक्षी के रूप में नैयायिक तार्किक लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, तो अब यहाँ तो खंडन हो गया कि नहीं ये स्वतंत्र एक उपमान प्रमाण है, इसका अंतर्भाव नहीं कर सकते अनुमान में क्योंकि यहाँ वो लिंग नहीं मिला आपको। तो कह रहे कि नहीं हम एक बनाएंगे ऐसा, अनुमान का स्वरूप बना रहे हैं। क्या मतलब अंतर्भाव दिखा रहे हैं कि नहीं उपमान को हम ले जाएंगे अनुमान में। तो कह रहे हैं कि ना नापि मदीया गौ एतद गवय सदृश, नापि हटाइए उसका वाच्यम नवाच्यम के साथ अन्वय करेंगे। मदीया गौ एतद गवय सदृश, मेरी गैया जो है इस गवय पदार्थ के साथ सदृश है। एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, क्योंकि सादृश्य है, एतन्निष्ठ सादृश्य का प्रतियोगी होने से। अब यहाँ समझते हैं ना, क्योंकि यो यदगत सादृश्य प्रतियोगी सतत सदृश, जो जिसमें रहने वाले सादृश्य का प्रतियोगी है
वह उसके सदृश होता है ऐसा माना जाता है। जैसे मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्र है तो उस चैत्र को हम बोलेंगे मैत्र के सदृश है। इस प्रकार कह रहे हैं कि अनुमान हम बना लेंगे, इस प्रकार अनुमान में हम इसको ले जाके अंतर्भाव कर देंगे उपमिति में, उपमिति का, तो करेंगे न वाच्यम, ऐसा आप नहीं कह सकते। उसी को यहाँ कह रहे हैं कि मदीया गौ एतद गवय सदृशी, अर्थात गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञान, ये इससे आया, यानी फल उपमिति प्रमा सादृश्य विषयक प्रमा, यानी ना मदीया गौ एतद गवय सदृशी से क्या आया कि गोनिष्ठ गवय सादृश्य ज्ञानम, एतनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात् यानी गवयनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, ऐसा स्पष्ट करेंगे। तो मेरी गैया इस मदीया गो एतद गवय सदृशी, इस गवय के सदृश है, एतनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी होने के कारण, क्योंकि जो यद्गत सादृश्य प्रतियोगी होता है सह तत्सदृशः, तत्सदृशः उसके समान होता है। यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्र मैत्र सदृश इति अनुमानात्, इस प्रकार का अनुमान होने से संभवः उपमिति का अंतर्भाव अनुमान में हो सकता है। तो न वाच्यम, नापी को लाएंगे, वाच्यम न वाच्यम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि यह जो प्रतीति है यदि अनुभव सिद्ध हो जाए तो अनुमान मानने की क्या आवश्यकता है। उसी को कर एवं विध अनुमान अनवतारेपि अनेन सदृशी मदीया गौहि इति प्रतीतेः अनुभव सिद्धत्वात्, यानी इस प्रकार के अनुमान को न मानने पर भी मदीया गौहि एतद गवय सदृशी एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगित्वात्, इस प्रकार के अनुमान को न मानने पर भी अनवतारेपि अनेन सदृशी मदीया गौहु, इसके सदृशी अनेन मतलब गवय पिंडेन, इस गवय पिंड के सदृश मेरी गाय है, यदि प्रतीते है अनुभव सिद्धत्वात्, ऐसी प्रतीति या अनुभव सिद्ध है तो उपमा अनुमान मानने की कोई आवश्यकता नहीं, यानी अनुमान में इसका अंतर्भाव नहीं होगा। और दूसरी बात उपमिनोमि इति अनुव्यवसायाच्च, अनुव्यवसाय होता है, जैसा कि व्यवसाय होता है और एक अनुव्यवसाय होता है। तो व्यवसाय यानी जो इंद्रिय के द्वारा प्रथम ज्ञान है उसको हम बोलते हैं व्यवसाय, और जो पश्चात इंद्रिय विषयक जो तद्विषयक जो मानस प्रत्यक्ष है उसको बोलते हैं अनुव्यवसाय। अब आप व्यवहार होता है, आप करते हो व्यवहार, उपमिनोमि अर्थात उपमान कर रहा हूँ, तो यह अनुव्यवसाय के बल से क्या निकल रहा है कि उपमिति एक स्वतंत्र पृथक प्रमाण है, इसका किसी में अंतर्भाव नहीं हो सकता। उसी को कह रहे हैं कि उपमिनोमि इति अनुव्यवसायाच्च, एक तो अनुभव प्रतीते है अनुभव सिद्धत्वात् का है, और उपमिनोमि इति अनुव्यवसायाच्च, इस अनुव्यवसाय से यह उपमान तस्मात् उपमानम मानांतरम, इसलिए यह जो उपमान है तस्मात् उपमानम मानांतरम यानी तस्मात् का कर रहे हैं, अनेन सदृशी मदीया गौ इति प्रतीते है अनुभव सिद्धत्वात् उपमिनोमि इति अनुव्यवसायाच्च इति हेतु हो। इस प्रकार यह एक अनुभव सिद्ध और एक अनुव्यवसाय, इसके बल से उपमानम मानांतरम, उपमान जो है एक पृथक प्रमाण है, स्वतंत्र प्रमाण है, यह किसी में इसका अंतर्भाव नहीं होता। अब ग्रंथकार की भाषा में समझ जाते हैं। नापि मदीया गौः एतद् गवय सदृशी, यह मेरी गाय इस गवय के सदृश है। एतन्निष्ठ सादृश्य प्रतियोगी होने के कारण, वो गवयनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी होने के कारण, क्योंकि जो यद्गत सादृश्य प्रतियोगी स तत्सदृश, जो यद्गत सादृश्य प्रतियोगी होता है वह उसके समान होता है। यथा मैत्रनिष्ठ सादृश्य प्रतियोगी चैत्रः मैत्र सदृशः इति अनुमानात् तत्संभवः, संभव हो जाएगा इस अनुमान से, उपमिति का अंतर्भाव हो जाएगा। यदि वाच्यम न वाच्यम नहीं कर सकते, क्यों? एवं विध अनुमान अनवतारेपि, इस प्रकार का अनुमान न मानने पर भी अनेन सदृशी मदीया गौः इति प्रतीते है अनुभव सिद्धता, इस प्रकार की प्रतीति अनुभव सिद्ध है, इसलिए उपमिति का अंतर्भाव नहीं हो सकता। और उपमिनोमि इस अनुव्यवसाय से भी
यह बात निकल रही है कि यह इसका किसी में अंतर्भाव नहीं होगा, यह स्वतंत्र प्रमाण है। तस्माद उपमानम मानंतरम, इसलिए यह जो उपमान है एक स्वतंत्र प्रमाण के रूप में है। आज एक प्रकरण खत्म हो गया।